नमस्कार दोस्तों, सीटेट सहायक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 के विषय में और इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हमारा पहला मुद्दा होगा कि शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का रीट को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, आखिर वह क्या है, साथ ही साथ उसके क्या मायने लगाए जा सकते हैं। हमारा दूसरा मुद्दा होगा कि बीएसटीसी तथा बीएड विवाद क्या है, आखिर इसमें क्या क्या समस्याएं हैं तथा इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसमें किसकी गलती है। हमारा तीसरा और अंतिम मुद्दा होगा कि रीट की ऑफिशियल आंसर की कब तक आ सकती है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ यह जानने का प्रयास करेंगे कि रीट फंसाओ गैंग कौन है, आखिर उनसे दूर नहीं रहा गया तो क्या क्या समस्याएं सामने आ सकती हैं और रीट को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो में दिए गए विचार अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनमें भी फायदा हो सके। साथ ही साथ अगर आप कोई वीडियो को सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का रीट को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोटासरा जी का साफ साफ कहना था कि वे व्यक्ति जिन्होंने रीट में नकल करने में सहायता की है या वे व्यक्ति जो रीट कराने में संलिप्त हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ वे व्यक्ति जिन्होंने नकल कराई है उनके अगर वो पाए जाते हैं तो उनको पेपर रद्द कर दिया जाएगा, उन्हें पेपर देने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन किसी भी आधार पर किसी भी तरीके से रीट को रद्द नहीं किया जाएगा। इसी बात को उन्होंने दोबारा दोहराया है कि रीट दोबारा से कभी नहीं होगी। वे जगह जहां पर थोड़ा बहुत अनियमितता हुई है, वे जगह जहां पर समस्याएं आई हैं वहां पर रीट दोबारा कराया जा चुका है। मतलब अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनमें नई आंसर की ही बन चुकी है, वो भी सामने आएगी। तो मतलब रीट अब कहीं से भी रद्द नहीं होने वाला है। जितने लोगों ने रीट को लीक कराने में या नकल कराने में जितने लोग संलिप्त थे उन सबको पकड़ा जा रहा है और अधिकतर लोगों को पकड़ा जा चुका है। तो अब जो व्यक्ति चाह रहे थे कि रीट रद्द हो जाए या उनकी मंशा थी कि रीट को रद्द करा दिया जाए वो सतर्क हो जाए, क्योंकि रीट कहीं से भी रद्द नहीं होने वाली है। शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने साफ साफ ये कह दिया है, तो अब रीट कहीं से भी रद्द नहीं होने वाली है। हमारा आज का दूसरा मुद्दा है कि बीएसटीसी तथा बीएड विवाद क्या है तथा इसकी क्या क्या समस्याएं हैं तथा इसमें समाधान कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ यह भी जानना हमें आवश्यक है कि आखिर इस गलती की शुरुआत कहां से होती है और इसमें किसकी गलती है। देखिए, बीएसटीसी बीएड विवाद मात्र इतना है कि कुछ लोग या जो है एनसीटी ने यह निर्देश दे दिया था कि बीएड वालों को भी प्राइमरी या पीआरटी पोस्ट के लिए अवेलेबल या एलिजिबल मान लिया जाएगा। यही समस्या है मेन। अब देखिए, इसमें समस्या ये है कि डीएलएड वाले जिन्होंने बीएसटीसी कर रखा है या डीएलएड कर रखा है वे बच्चे तो बड़ी पोस्टों के लिए या टीजीटी है या पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बीएड वाले जो कि टीजीटी के लिए, स्पेशली वो टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए या अपर प्राइमरी वाले के लिए ही थे, वे अब प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बीएसटीसी वाले बच्चे जिनकी जो माना जाता है कि जिनका अधिकार है कि वो प्राइमरी बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि उनकी महारत जिनको सिखाया गया है वो प्राइमरी बच्चों के हिसाब से ही उन्हें पढ़ाया गया है, तो उन्होंने जो सीखा है मतलब उनका पहला हक प्राइमरी अध्यापक बनने का पहला हक डीएलएड वालों या बीएसटीसी वालों का ही बनता है। लेकिन अब डीएलएड बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही समस्या है पूरी की पूरी। अब बीएसटीसी वाले तो ये मान रहे हैं कि भैया हमारा हक मारा जा रहा है। समस्या केवल इतनी है। अब देखिए, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है एनसीटी से, और वो साथ ही साथ केवीएस ने इसकी शुरुआत करी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो है सबसे पहले एनसीटी से मांग करी थी कि बीएड वालों को भी पीआरटी के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाए, क्योंकि हमें अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए एनसीटी ने फिर शिक्षा मंत्रालय जिसे जो कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसको कई बार अपील करी और उसके बाद वो पास हो गया बिल। तो अब ये समस्या की सारी तो देखिए, ये चीजें कहीं पर भी अप्लाई हो रही हैं। मतलब बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल माना जा रहा है कोर्ट केस के बावजूद। ये मैं कई जगह पे देख सकता हूँ, यूपी का भी हाल यही है। साथ ही साथ अब जो है डीएसएसबी ने भी मान लिया है कि बीएड वाले प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में भी ये चीज माना गया है कि बीएड वाले जो है प्राइमरी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी तक का जो रिसर्च है
या जो मैंने अभी तक जो है निर्णय देखे हैं कोर्टों के, उसके आधार पे जाऊं तो बीएड वाले जो है किसी भी आधार पे अगर कोर्ट केस हुआ है और सही से बात दोनों पक्ष की रखी जाती है तो बीएड वाले प्राइमरी में जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये एकदम 100% तय है। लेकिन अब इसका सरकार पर सारा का सारा दारोमदार है कि सरकार क्या चाहती है। अगर सरकार अपने बात पर अड़ी रहती है कि बीएसटीसी वाले ही प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं तो एकदम तय है कि वो मतलब बीएड वाले शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब सरकार ने यह कह दिया है कि जो भी हाई कोर्ट का निर्णय होगा वो हमारे लिए सराहनीय होगा, हम उसे मानेंगे। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है। लेकिन अभी तक मैं बता दूं कि यूपी में भी ऐसा हुआ है, बिहार में भी ऐसा हुआ है और डीएसएसबी ने भी मान लिया है, केबीएस वाले तो मान ही रहे हैं, साथ ही साथ सीटेट ने भी जो है प्राइमरी को में या जो है लेवल 1 के लिए बीएड वालों को एलिजिबल मान लिया है। तो लगभग जो है अब जितने भी पोस्टें, जितनी जगह पे कुछ भी निकली है, पोस्ट निकली है, वैकेंसी निकली है, वहाँ पे बीएड वाले प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं, एकदम तय है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाएगा कि जो राजस्थान की हाईकोर्ट है वो क्या कहती है और वो क्या निर्णय लेती है, इस पर पूरा का पूरा दारोमदार स्थित है। अब गलती किसकी है? गलती देखिए मेरे को लगता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की है। उन्होंने ये मांग रखी थी सबसे पहले कि बीएड वालों को शामिल किया जाए पीआरटी पोस्ट के लिए, क्योंकि हमें अध्यापक नहीं मिल पा रहे। ऐसा हो सकता है क्योंकि देखो डीएलएड वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। अब केंद्रीय विद्यालय पोस्टें निकालती है, लेकिन क्या होता है केंद्रीय विद्यालय में बच्चा लग जाता है, लेकिन जैसे ही उसको कहीं और जॉब मिलती है वो छोड़ के चला जाता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में लगना थोड़ा सा हेक्टिक माना जाता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा काम करना पड़ता है और जो पैशनेट अगर टीचर नहीं है तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो आमतौर पे नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। तो उन्होंने ये मांग रखी थी कि बीएड वालों को आप भी एलिजिबल करिए ताकि हमें अध्यापक सही से मिल सके। तो गलती यहाँ पे मेरे को लगता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की है, जिन्होंने ये लगता है कि डीएलएड वाले जो है मुख्य अध्यापक नहीं हो सकते, या डीएलएड वाले अप्लाई करेंगे तो हमें पूर्ण रूप से बढ़िया अध्यापक नहीं मिल पाएंगे। तो गलती मैं मानता हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन की है। अब देखिए मेरे हिसाब से होना यह चाहिए कि डीएलएड वाले ही प्राइमरी में अप्लाई कर सकें, क्योंकि उन्होंने ही ऐसी पढ़ाई करी है जो प्राइमरी के बच्चों को हैंडल कर पाए। अब बीएड, या तो अगर आप ऐसा मान रहे हो कि डीएलएड वालों बीएड वालों को आप प्राइमरी में अप्लाई करने को दे रहे हो, तो आप ऐसा कर दीजिए कि जो डीएलएड कर रखे हैं उन्हें आप टीजीटी और पीजीटी भरने के लिए अप्लाई कर दीजिए या उन्हें एलिजिबल बना दीजिए। वो भी एक ब्रिज कोर्स कर लें 6 महीने का, उसके बाद वो भी बन सके, क्योंकि 2 साल अगर बीएड वालों ने कोई कोर्स किया है तो डीएलएड वालों ने भी तो कोर्स किया है 2 साल, तो उनका समय क्यों खराब किया जाए। तो मेरा ये कहना साफ साफ है। हमारा आज का तीसरा और अंतिम मुद्दा है कि रीट की ऑफिशियल आंसर की कब तक जारी हो सकती है। देखिए मैंने पहले की वीडियो में बताया आपको कि लगभग 1 महीने 5 दिन बाद रीट की ऑफिशियल आंसर की आने की संभावना है, क्योंकि 2018 में ऐसा ही हुआ था। 2018 में जो रीट का एग्जाम हुआ था वो 11 फरवरी को हुआ था, और जो लेवल 1 की आंसर की आई थी वो 15 मार्च को आई थी, और लेवल 2 की जो आंसर की आई थी 16 मार्च को आई थी। तो लगभग यही समय मैंने बताया कि हो सकता है। देखिए आंसर की बनी हुई रखी हुई है, ये अध्यक्ष साहब ने साफ साफ कह दिया था, मतलब जो आंसर की है वो है अभी मौजूद है उनके पास। लेकिन अब प्रोसीजर जो है वो संगठन का जो है या बोर्ड का अपना प्रोसीजर होता है, उससे वो निकल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ जगहों पे रीट को दोबारा कराया गया, तो ऐसा हो सकता है कि वो माना जा रहा हो कि भैया वहां पे एग्जाम हो जाए, उसके बाद दोनों ही आंसर की साथ में अपलोड कर दी जाएगी। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए देरी हो रही है। मेरा जहां तक मानना है कि रीट का जो ऑफिशियल आंसर की है वो 25-26 तारीख तक से लेकर के 30 के बीच में आ जाएगा। तो 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में रीट का ऑफिशियल आंसर की जारी हो सकता है, किसी भी दिन भी जारी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी तक दिक्कतें केवल इतनी कि लेवल 1 का जो एग्जाम था, या वो जो दोबारा एग्जाम जहां पे हुआ है लेवल 2 का हुआ है केवल, तो वहां पर जो है वो सोच रहे होंगे कि वहां पर पेपर हो जाए, तो जो कि आंसर की एक साथ अपलोड कर दी जाए। तो ये दिक्कतें मुझे अभी तक आ रही होगी। अब जो है किसी भी दिन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि जो ऑफिशियल आंसर की होगी वो 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक के बीच में आएगी। ठीक है। और अंत में जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि रीट फसाओ गैंग से सबको सतर्क रहना है, सबको सावधान रहना है। वो अगर किसी प्रकार के आंदोलन की मांग करते हैं तो बिल्कुल भी उसमें शामिल नहीं होना है। कोशिश करने की जैसे भी हो सके रीट को सफल बनाया जाए, ताकि जितने भी अध्यापक नियुक्त हो सकें वो सीधा सीधा स्कूल में पहुंच सके। और जो बच्चे मांग कर रहे हैं या कि रीट को रद्द किया जाए, रीट कैंसिल हो, उनको बिल्कुल भी नकार दीजिए और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी रीट को संपन्न कराया जा सके। और वो तब संपन्न होगा जब जितने कम से कम अड़चने सरकार के सामने आएंगी। सरकार को जितना परेशान किया जाएगा, सरकार
उतना ही लोगों को परेशान करेगी। तो कोशिश करना कि सरकार के सामने कम से कम अड़चनें आए और रास्ता एकदम साफ लगे और रेट को एकदम स्मूथ तरीके से पूरा किया जा सके। बस मेरा अंत में यही कहना है। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।